तेरे इश्क नचाया करके थैया विथैया, तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, भर जहर पयाला मैं आप ही पीता। ये चंद लाइनें हैं सूफी बाबा बुल्ले शाह के कलाम की, जिनकी शायरी के लाखों लोग दीवाने हैं। इन्हीं दीवानों में से एक नाम है मंजरी चतुर्वेदी का, जिन्होंने कथक और सूफिज्म को एक कर दिया, जिन्होंने कथक की रूह को सूफियाना कर दिया। तो आइए मुलाकात कीजिए सूफी कथक डांसर मंजरी चतुर्वेदी से। मंजरी जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजरी जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे आपके बचपन की। आपकी पैदाइश कहाँ की है? क्योंकि कोई भी कलाकार होता है, वो जहाँ पैदा होता है, आसपास जिस तरह की चीजें होती हैं, वो उसे कलाकार बनाती हैं। मेरी पैदाइश रुड़की की है, जो कि अगर मैं कहूँ तो कलियर शरीफ वहाँ एक बहुत बड़ा कहना चाहिए सिलसिला है। और उसके बाद मैं पली बड़ी लखनऊ में। तो दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सामंजस्य है, एक तरह से सेक्युलरिज्म का अगर मैं कहूँ तो। लखनऊ में पली बड़ी, तो उसका एक जो कल्चरल इम्पैक्ट होता है वो मेरे हर क्रिएटिव वर्क में ज़रूर दिखता है जी। और लखनऊ में जो एक वक्त गुजरा, उसमें एक ऐसा एहसास था जहाँ पर कि कभी ये नहीं सोचा। मेरे वालिद जो थे वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। अच्छा। तो अब आप सोचें कि एक चतुर्वेदी होते हुए उर्दू बोलते हैं, तो वो एक माहौल बहुत फ़र्क था, जो मैं अगर कहूँ कि 2 दशकों में आज हम उसको फ़र्क नज़र से देख रहे हैं, बट वो माहौल बहुत फ़र्क था जिसमें मैं पली बढ़ी। कथक के साथ जुड़ाव कब से हुआ, कैसे हुआ? कथक मैंने सीखा बचपन में। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये एक बड़ी आम बात है कि घर में बच्चों को या तो संगीत या नृत्य सिखाया जाता है। लखनऊ का घराना बहुत फेमस है कथक का। सो कथक वहाँ की एक बहुत खास चीज़ है, तो हम लोगों को कथक सिखाया गया। कथक के साथ साथ लखनऊ में कव्वाली एक बहुत खास मायने रखती है अपने आप में एक जगह। और कव्वाली मुझे हमेशा अपनी तरफ बहुत खींचती थी। वो अपने आप एक जगह ले जाता था। वो जगह क्या थी वो तो मैं कहूँगी आज भी मैं ढूंढ रही हूँ कि वो जगह कहाँ ले जाती है, पर एक जगह ले जाती थी जो अब एक कैफियत और सुरूर का एहसास होता था। और वही चीज़ मैं पाती थी कि जब मैं अपना नृत्य करती थी, जबकि मैं उस वक्त सीख रही थी, तो नृत्य करते करते जब आपको एक बार ग्रामर समझ में आ जाती है, तब आप उसके जुनून को, उसकी कैफियत को महसूस करने लगते हैं। 16 साल से और 20-21 साल तक ये बड़ी एक इम्प्रेशनेबल एज होती है। उस एज में मेरे ऊपर सूफीज़म का बहुत प्रभाव पड़ा। अच्छा। और अगर मैं कहूँ तो सूफीज़म विद म्यूज़िक और पोइट्री, उसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। और धीरे धीरे वो दोनों कब एक हो गए, मेरा नृत्य और संगीत, वो कहना चाहिए मुझे भी नहीं पता चल पाया। वो क्या उम्र थी जब आपने सीखना शुरू किया? और जब सीख रही थी तो सिर्फ शौकिया सीख रही होंगी? शौकिया ही सीख रहे थे। और मैं किसी भी ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं हूँ जहाँ कि मेरे फादर या मदर भी आर्ट में थे। माँ बाप ने कभी मुझे रोका नहीं, कभी ये नहीं कहा कि ये आप क्या कर रही हैं या ये नहीं करना है। पर हाँ, ये कहा कि पढ़ाई साथ साथ रखिएगा, क्योंकि तो एक तरह से उनका सपोर्ट था। हाँ, कि पता नहीं कब आपको, उनको ये कभी विश्वास नहीं था कि इससे कोई पैसे भी कमा सकता है। उन्हें लगता था ये शौक है। तो जाहिर है 20 साल पहले एक फ़र्क माहौल भी था। आप आज इतने डांस प्रोग्राम्स टीवी पर देखते हैं, पर उस वक्त बहुत गिने चुने लोग ही नृत्य संगीत को एज अ प्रोफेशन आगे ले जाते थे। क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा करियर नहीं था, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं था। पर अब
अब भी देखिए, मैं तो कहूँगी कि जो हिंदुस्तान में वही कलाकार बन सकता है जो जिसमें जुनून हो, हाँ, और बिल्कुल आम शब्दों में कहें तो जो पागल हो। जो आपका कथक का जुनून था, इसने आपको सूफिज्म से कैसे जोड़ा? हिंदुस्तान में अगर मैं आपसे कहूँ तो सूफी कथक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं थी, या कोई सूफी नृत्य एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मेरे पास कोई ये चीज़ नहीं थी कि जी ये होता है और मैंने ये सीख लिया। हाँ। मुझे वो क्रिएट करना पड़ा। तो जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत से इनपुट लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। आपको देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि क्या चीज़ें हैं। और मैं फिर आपसे कहूँगी कि ये मैं 2 दशक पहले की बात कर रही हूँ, जब आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, आप गूगल से विकिपीडिया से देख के डाउनलोड नहीं कर सकते थे। तो आपको अगर रिसर्च करनी होती तो आपको एक्चुअली फिजिकली जाके किताब पढ़ के और उस जगह जाके लोगों से मिलके करना होता था। तो मैं उस दौर से गुजरी हूँ। तो मैं सेंट्रल एशिया गई, वहाँ पर ये देखा कि किस तरह की आर्ट फॉर्म्स हैं, म्यूजिक फॉर्म्स हैं जो सूफीज़म से जुड़े हुए हैं। फिर जैसे पंजाब स्टडी करा, क्योंकि पंजाब में देखिए एक बड़ी खास बात है कि सबको पता है कि बाबा बुल्ले शाह नाचते थे। और बाबा बुल्ले शाह ने, भाई उनके ऊपर कोई बायोग्राफी नहीं लिखी गई, पर उन्होंने अपनी शायरी में, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, अपनी पूरी जिंदगी बयान कर दी है। और उसको बयान करने में उन्होंने बड़े नृत्य को एक बड़ा खास अंग माना है उसमें, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि मेरे पीर, मेरे मुर्शिद मुझसे नाराज हो गए थे, तो उन्होंने एक तवायफ के पास गए, नाचने वाले के पास, उससे नृत्य सीखा। अच्छा। और फिर बकायदा एक औरत का वेश धर के और फिर अपने पीर मुर्शिद के सामने उन्होंने नृत्य करा, जिससे कि वो खुश हो जाए। तो ये बाबा बुल्ले शाह की कहानी सब जानते हैं। और उसके बाद ये भी जानते हैं कि गली गली पंजाब में बाबा बुल्ले शाह नाचते गाते जाते थे। भाई बाबा बुल्ले शाह अगर नाचते थे, हाँ। तो कोई भंगिमा तो लेते होंगे। हाँ। हाथ ऊपर करते होंगे, गर्दन टेढ़ी करते होंगे, हाँ। हाथ नीचे करते होंगे, सर झुकाते होंगे। भाई कोई तो ऐसी भंगिमा होगी जो जब आदमी या औरत कोई नृत्य करता है तो कोई भंगिमा ली जाती है। बट ऐसी कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। अच्छा। तो दरगाहों पर जा जाकर लोगों से बात करके कि किसी को कुछ ओरल नैरेटिव के बारे में पता हो, ओरल ट्रेडिशन के बारे में पता हो। कहीं जैसे पानीपत में बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर एक मलंग मुझे मिले, और मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि बाबा कैसे नाचते थे। तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, बाबा तो ये हाथ लेकर नाचते थे। अच्छा। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि ये तो महज बात है, पर बात हाँ, ये है, कोई एक पुख्ता सबूत इसका कोई नहीं है। सबूत नहीं है, क्योंकि उस मलंग का मैं नाम भी नहीं जानती। पर जिस जगह मैं बैठी थी, जिस जगह मेरी वो क्वेस्ट थी, मेरा वो सवाल था, भाई कहीं से तो जवाब आना था। मंजरी जी, आप मुझे बता रही थी कि किस तरह से सूफी कथक को आपने एक साथ करने के लिए रिसर्च की और जगह जगह आप गई। ये करीब 15-20 साल का काम है, तो उसमें बहुत वक्त लगता है और एक दिन में कोई नई चीज़ नहीं बनती। उसको अपना एक बर्थिंग टाइम चाहिए होता है, उसको अपना एक वजूद में आने का वक्त चाहिए होता है। पर हाँ, जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उनको हमको, जो हम कहते हैं ओरल नैरेटिव, कि हमें जाके लोगों से ज़बानी पूछकर जो पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है उससे जानना पड़ता है। और मेरा फोकस जो था वो संगीत और नृत्य पर था। जो म्यूज़िक आपको लखनऊ या अवध के आसपास मिलेगी, वो दिल्ली में जो सूफी म्यूज़िक मिलेगी उससे फ़र्क होगी। वही आप पंजाब चले जाएंगे तो बिल्कुल फ़र्क होगी, वही आप कश्मीर चले जाएंगे तो बिल्कुल ही फ़र्क लगेगा ही नहीं कि इसका कोई आपस में सामंजस्य भी है। सूफी संत जिस रीजन में हुए, अगर बाबा बुल्ले शाह पंजाब में हुए तो उन्होंने आम भाषा पंजाबी में बात करी जिसे आम लोग समझ सके। बिल्कुल। अगर अमीर खुसरो दिल्ली में हुए तो उन्होंने खड़ी बोली, अवधी, हिंदुस्तानी जो कहलाते हैं आज भाषा, और पर्शियन, क्योंकि पर्शियन उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो उन्होंने इस सब में लिखा। इसी तरह हर जगह पर अलग अलग लोकल भाषाओं का इनपुट है, तो उन सबको अलग अलग जगह पर जाकर कहना चाहिए। स्टडी तो करना ही पड़ा, क्योंकि उसके बिना बात पूरी नहीं होती। जब हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, तो हमारे एक बहुत क्लीन पैटर्न होता है
कि हम भक्ति की बात करते हैं। उसमें भक्ति हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 तरह की है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो है जिसमें कि मैंने जैसे एज अ डांसर मैं स्टेज पर आई और मैंने अगर बांसुरी का एक जेस्चर दिखाया तो सबको पता चल जाएगा ये कृष्ण की बात कर रही है। कथक नृत्य जो है वो सगुण भक्ति प्रधान है। तो उसमें हमेशा जो भी भक्ति की बात होगी वो या तो कृष्ण की होगी या भगवान राम की होगी या भगवान शिव की होगी, पर कोई ना कोई ऐसा भगवान होगा जिसका कि एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्म होगा। अब जब मैं सूफी कथक की बात कर रही हूँ तो मैं तो उस निराकार ब्रह्म की बात कर रही हूँ जिसको कि हम कहते हैं निर्गुण भक्ति, जिसका कोई आकार नहीं है। तो अब ऑडियंस को ये समझाना कि देखिए ये भक्ति है पर आकार नहीं है इसका। जिस रूप में आप उसको देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। अक्सर लोग आपके जो ड्रेस है उसके कलर को लेकर के और लिबास को लेकर के बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे बहुत शुरू में इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया कि ये कथक डांसर की तरह नहीं स्टेज पर आती है। अच्छा। और काले लिबास पहन कर आ जाती है। जब हम सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं तो काला अशुभ एक तरह से माना जाता था, और मैं जो बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ उस निराकार ब्रह्म की, जिसको अगर मुझे आपको बताना है कि आप उस फॉर्म को निगेट करिए तो या तो काला या सफेद 2 ही रंग बचते हैं। तो मैं काले लिबास में आती थी क्योंकि मुझे लोगों को ये बताना था कि डांस जो है, भक्ति जो है, वो सिर्फ आपके कलर पर डिपेंडेंट नहीं है। आप उस भक्ति को देखिए, जब अंदर की रूह नाचेगी तो वो कैसे नाचेगी। आप कथक को सूफिज्म के साथ लेकर के आई, तो लोगों ने इसे एक बार में एक्सेप्ट किया या नहीं? देखिए, कोई भी नई चीज आती है तो जाहिर है कि आवाजें उठती हैं। मैं नहीं कहती कि मैं आई और मैंने सूफी कथक की बात कही और सबने कहा बहुत अच्छा है, नहीं। मुझे क्रिटिसाइज किया गया, बहुत चीज़ों पर किया गया, मेरी उम्र पर किया गया, कहा गया कि ये बहुत कम उम्र की हैं, इन्हें सूफीज्म कैसे समझ में आएगा। अच्छा। मेरे जेंडर पर कि आप औरत हैं तो आप इस तरह के सूफीज्म से जुड़कर नृत्य नहीं कर सकती हैं। उसने नृत्य कराना है, उसने अगर मुझे आदमी के रूप में नचाना था तो आदमी बना के भेजता, उसने मुझे औरत की तरह नचाना है तो औरत बना के भेजा। ना उसमें आपका कोई रोल ना मेरा रोल, ये इस कायनात की बात है। तो लोगों को भी ये समझने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि जो उनका एक रूप था कथक डांसर का, क्लासिकल कथक डांसर का, मैं उस रूप में फिट नहीं होती थी। क्योंकि उस तरह से बड़ी आंखें बना के, जिस तरह से एक बहुत खूबसूरत नायिका स्टेज पर आती है, जब हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करते हैं, मैं उतनी खूबसूरत नायिका स्टेज पर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो एक संघर्ष का दौर था जब ये लगता था कि क्यों लोग समझ नहीं पा रहे, मैं सही बात तो कह रही हूँ, मैं क्या गलत कह रही हूँ। पर वो थोड़ा सा वक्त लगा लोगों को समझने में। आज ये अपने आप में एक विधा है जो लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअल है, मिस्टिकल है। मेरे डांस को लोग मिस्टिकल डांस कहते हैं, पर वो अपने आप में एक अलग सुरूर की बात है। सूफी कथक डांसर मंजरी चतुर्वेदी। मंजरी जी, आपका एक प्रोजेक्ट है 22 ख्वाजा प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम हर साल एक किसी सूफी संत के बारे में एक कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। और उनके जिंदगी के कुछ पहलू बताते हैं। तो लोगों के लिए देखिए एक एंटरटेनमेंट है, क्योंकि एक कव्वाली हो रही है, नृत्य हो रहा है, पर उस कव्वाली नृत्य के बीच बीच में 4-4, 5-5 मिनट में हम उनको उस सूफी संत की जिंदगी के बारे में कुछ बताते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी अगर साउथ दिल्ली में रहता है तो वो हमेशा अपना एड्रेस जरूर बताता है कि चिराग दिल्ली से राइट हो जाओ कि लेफ्ट हो जाओ, या चिराग दिल्ली फ्लाईओवर क्रॉस कर लेना, उसके आगे जाना। पर आमूमन लोग ये जानते ही नहीं कि चिराग दिल्ली कौन है या वो नाम क्यों है। तो हम लोगों ने एक पूरा कार्यक्रम करा जो चिराग दहली साहब पर था। अच्छा। और हमने लोगों को बताया कि वो एक सूफी संत थे, उनकी एक दरगाह है वहां पर, और जिसको चिराग दहली का नाम दिया गया। आप सोचिए कि वो अपनी उस स्पिरिचुअलिटी के किस लेवल पर होंगे, क्योंकि चिराग दहली का मतलब हुआ कि द इल्यूमिनेटेड लैम्प ऑफ दिल्ली। तो कितने लोगों ने उसके बाद मुझे ईमेल्स लिखी, मैसेजेस करे कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो आदमी थे। तो ये कोशिश है कि हम 22 ऐसे
सूफी संतों की कहानियां लोगों तक पहुंचाएं जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे हमने बेदम शाह वारसी के बारे में बताया एक साल हमने कार्यक्रम करा था तुराब अली शाह कलंदर पर, जो बहुत खूबसूरत, उन्होंने काकोरी से शायर हैं। अच्छा। काकोरी के कबाब सब जानते हैं पर काकोरी का जो सिलसिला है सूफी वो नहीं जानते, जहां पर 2 दीवान लिखे गए हैं। दीवान होता है कलेक्शन ऑफ पोएट्री। अच्छा। जो कृष्ण पर लिखे गए हैं। अब आप सोचिए कितनी खूबसूरत, आज के दौर में एक सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कितनी खूबसूरत बात है कि वो एक दरगाह है और उस दरगाह में कृष्ण पर कवाली गाई जाती है और लोगों को ये, आम लोगों को नहीं मालूम। तो एक कार्यक्रम हमने उन पर किया। तो इस तरह वो एक सिलसिला है जिसमें हम 22 ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में लोगों को बताएंगे। किसे ना तेरी जात पूछनी, अबला दे होने दे ना बेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। आपका एक और बहुत फेमस प्रोजेक्ट है कोटीसन। ये एक बड़ा अलग प्रोजेक्ट है और अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह की फाइट है फॉर वुमेन परफॉर्मर्स। अच्छा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सालों से ये चला आ रहा है कि जो मर्द हैं और परफॉर्म करते हैं उनको हम उस्ताद कर देते हैं। हाँ। और जो औरत परफॉर्म करती है उसको हम कह देते हैं अरे वो नाचने गाने वाली है। जो कोर्टिजान प्रोजेक्ट है ये कहानियां बताता है उन विमेन परफॉर्मर्स की जिनको हम या तो तवायफ कहकर या बाईजी कहकर अच्छा एक तरह से नकार देते हैं कि वो तो तवायफ थी, बाईजी थी। ये आज के दौर में एक मेरी तरफ से अपनी एक कला के जरिए एक फाइट है कि उन औरतों को मर्दों के ही बराबर का दर्जा देना है हमको। हम हिस्टोरिकली अगर वो आज नहीं हैं, आज वो अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं, तो हम उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री से भी गायब कर दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरे मान लो। मुझे कभी ये नहीं पढ़ाया गया कि एक मलका जान भी थी या एक इनायत बाई डेरो वाली भी थी या एक बड़ी हुस्ना भी थी, क्योंकि हमने इन सब को कहीं दरकिनार कर दिया। कला की वजह से नहीं, जेंडर की वजह से। आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले ये सब औरतें ऐसी थी जो अपना खुद कमाती थी। अंग्रेज ये अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख कर गए कि वो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थी। हाँ। तो सोचिए कि ज्वेलर्स के भी ऊपर वो थी टैक्स पेयर्स, तो वो अपने आप में अगर आज के हम शब्द यूज करें तो वो एंटरप्रेन्योर थी। हाँ। वो बिजनेस रन करती थी। उनमें से कितनी सारी जो हैं जदन पाई थी, उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला प्री इंडिपेंडेंस। आज कोई भी हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं, हम कहते हैं ओह इट्स सो नाइस, बट गो बैक, थिंक दैट वुमन, उसने उस समय उसकी सोच कितनी आगे की थी कि उसने सोचा कि मैं सिर्फ गा के कितना काम करूंगी, लेट मी मेक अ प्रोडक्शन हाउस। सो वी टेल स्टोरीज अबाउट दीज वुमेन। आज आम लोगों में ये बात पहुंचनी चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस लाइफ टाइम में वो तवायफ शब्द और बाईजी शब्द के साथ जो एक स्टिग्मा जुड़ा है कि हम उसको एक अब्यूज की तरह यूज करते हैं, वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से चीजें जुटाती हैं? ज्यादातर हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अंग्रेजों के पास है। तो बुरा इसलिए कि हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री उनके पास है, पर अच्छा ये है कि उन्होंने संभाल के रखा है। तो आज हम अगर ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं और हम सारा डॉक्यूमेंटेशन देखें तो मुझे तवाइफों की तस्वीरें, देखिए उस समय क्या थी कि तस्वीरें तो बहुत बाद में मिली, पर उस समय पेंटिंग्स थी। अच्छा। तो वो वाटर कलर पेंटिंग्स वगैरह सब या तो न्यूयॉर्क में है या ब्रिटिश में लंदन म्यूजियम में, अदर ऐसी सब म्यूजियम्स में रखी हैं। तो वहाँ से वो देखनी पड़ी। कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने मुझसे पहले रिसर्च करी थी, एक बहुत जाना माना नाम है प्राण नेवल का, उन्होंने आज से 20 साल पहले ये रिसर्च करी थी। उनके रिसर्च पेपर्स के थ्रू हमने उनको इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया कि आज उनके
परिवार वाले ये नहीं कहना चाहते कि हमारी दादी तवायफ थी या हमारी दादी बाई जी थी या हमारी नानी थी, तो हमने उनको शर्मसार कर दिया फॉर अ फैक्ट दैट दे वर परफॉर्मर्स। कहीं एक मेंशन है कि किंग जॉर्ज 4 जब की महफिल थी उसमें ये डांसर परफॉर्म कर रही थी, तो अब उससे पता चला कि उस दौर में एक ऐसी डांसर एग्जिस्ट करती हो। या मिर्जा गालिब ने बहुत फेमसली अपने लेटर्स में एक नाम नहीं मेंशन करा पर एक डोमनी के बारे में मेंशन करा है जिससे उनको इश्क था। तो अब उसकी जिंदगी मैंने रिक्रिएट करी नवाब जान नाम से कि कहीं तो वो रहती होगी दिल्ली में, कहीं तो वो गाती होगी, कुछ तो नाचती होगी, उस समय कथक था। तो एक तरह से उनके वजूद क्रिएट करे हैं जो लोग उनको कलाकार की तरह देख सके। कोई भी कलाकार है, अगर वो औरत है और डांसर है, आप भी बहुत से ऐसे लोगों से मिली होंगी जो कलाकार की कला को नहीं समझ पाते। आज वैसे बहुत हद तक मैं कहूंगी कि एक एटलीस्ट सिटीज में एक चेंज है। वी रिस्पेक्ट आवर आर्टिस्ट, है ना। आज के दौर के आज बहुत कम ऐसे लोग सामने आके मेरे बोलेंगे कि आप नाचने वाली हैं, बट हाँ पीठ पीछे तो जरूर बोलते होंगे। सोच है लोगों की, एक सोच है। मुझे ये लगता है कि अगर हमारे यहाँ के जो 10 ईयर ओल्ड्स हैं, 15 ईयर ओल्ड्स हैं, वी हैव टू इंस्टिल दैट रिस्पेक्ट इन देम। एंड वो रिस्पेक्ट देखिए सिर्फ नृत्य के बारे में नहीं है, वो औरत का हर फील्ड में आने में रिस्पेक्ट है। आप ये सोचते हैं कि नृत्य और संगीत क्योंकि वो विजुअल है या एक्टिंग, तो उसमें एक तरह से औरत को सिर्फ फिजिकल टर्म्स में ला के रख देना बहुत आसान है। पर अगर आज एक औरत कॉर्पोरेट लैडर में भी एक सीढ़ी चढ़ रही है अगर, तो एक अगर वो ऊपर तक चढ़ती है तो एक तरह से बड़ा मजाक में बोला जाता है कि अरे हमें भी पता है कैसे चढ़ी होगी। पर अगर वही एक मर्द सीढ़ी चढ़ता है ऊपर कॉर्पोरेट में तो कहते हैं ओहो बहुत मेहनत करी है उसने जिंदगी में। तो ये नजरिया आज भी है और हमें ही बदलना है ये। आप अगर एक नृत्य देखने जाते हैं तो आपको एक बड़ी खूबसूरत सी डांसर दिख रही है, तो एक तरह से आप उसको इमिडिएटली उस स्ट्रक्चर में ले आएंगे, हाँ नाचने गाने वाले हैं ये लोग। हमारे एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन हुए थे आज से 1 दशक पहले, उन्होंने बहुत फेमसली ये कहा था कि पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड्स जो हैं वो तो नाचने गाने वालों को मिलते हैं, और ये हमारे यहाँ की सोच है। तो इस सोच को पर जाहिर है बदल रही है और मेरे लाइफ टाइम में बदल ही जाएगी। मंजरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और लोगों तक एक नई बात पहुंचाने का मौका दिया। तो ये थी सूफी कथक डांसर मंजरी चतुर्वेदी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।